सॉल्ट में हम बात कर रहे हैं, हार्डनेस भी अभी मैं डिस्कस करता हूँ, हार्डनेस भी बता देता हूँ उससे पहले। सॉल्ट में अब आप नंबर देख लेना यार, कौन सा नंबर है, चौथा, पांचवा, छठवां। फिलहाल हम ब्लीचिंग पाउडर स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का अगर वैसे देखा जाए तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको लिखते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। इसी फॉर्म में आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपसे पूछा जाएगा, CaOCl2। ठीक है, CaOCl2। कहीं कहीं पर कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, CaOCl और एक Cl बाहर। ठीक है, कुछ ऐसे भी इसको लिखा जाता है। ऐसे क्यों लिखा जाता है, उसका क्या रीजन है? बिकॉज इट इज अ मिक्स सॉल्ट, इट इज अ मिक्स सॉल्ट। और मिक्स सॉल्ट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जिसमें मल्टीपल कैटायन या एनायन होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम मुझे 2 पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और OCl ऑक्सीक्लोराइड नेगेटिव और Cl नेगेटिव है। ये है इसके अंदर कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, OCl-1 है और Cl-1 है। ये तो है कैल्शियम, ये ऑक्सीक्लोराइड और ये क्लोराइड, तो दो एनायन दिखाई दे रहे हैं, दो एनायन है, तो इसलिए ये एक मिक्स सॉल्ट की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक, अब OCl नेगेटिव और Cl नेगेटिव, अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अगर हम इस क्लोरीन की और इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालें, उससे भी हमको कुछ पता लगेगा। एवरेज आएगी, देखो यहाँ पर क्लोरीन -1 है, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर ओवरऑल चार्ज -1 है। जो ऑक्सीक्लोराइड है ना, उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज -1 है, उसको ध्यान रखें। हमें इस क्लोरीन के ऊपर निकालनी है, तो ऑक्सीजन की -2 + x इज इक्वल टू -1, -2 + x इज इक्वल टू टोटल -1, तो ये आ जाएगा +1। ठीक, अब ये +1 है और ये -1 है, तो +1 -1 यहाँ पे 0 हो जाता है, तो एवरेज इसकी क्या आती है, 0 आती है। तो एवरेज जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, एवरेज जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है भाई, वो कितनी आ रही है, वो 0 आ रही है। बट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 आ रहा है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी कितनी हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गई इसके अंदर -1 एंड +1। ठीक है, -1 और +1 इसके अंदर क्या हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। ठीक है भाई, तो क्या इतना क्लियर है कि ये मिक्स सॉल्ट हम इसको बना सकते हैं कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, एक OCl नेगेटिव और Cl नेगेटिव, तो ऑक्सीडेशन नंबर्स के बारे में आपसे कुछ पूछ सकते हैं। अब देखो ये क्लोरीन बेचारे अलग से आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इसको हम अलग से ही लिखते हैं, यहाँ पे Cl ब्रैकेट में, Cl अलग से लिखते हैं और CaOCl साथ में लिखते हैं। ठीक है, अगली इसमें बात की जाए कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, तो इसकी प्रिपरेशन का एक ही मेथड है अपने पास, और उसको आप जरूर याद रखें, बिकॉज वो बहुत बार, अभी मैं XY के भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको 2-4। प्रिपरेशन क्या होती है, बहुत बार पूछी जाती है, बहुत सिंपल सी है कि एक क्लोरीन गैस को आपने लेना है और एक स्लैक लाइम को लेना है। स्लैक लाइम यहाँ पर ड्राई स्टेट में होना चाहिए, स्लैक लाइम यहाँ पर ड्राई स्टेट में होना चाहिए, ड्राई स्लैक लाइम लेते हैं। और ये जो क्लोरीन है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये क्लोरीन, द गैस एक्स विच इज ऑब्टेन्ड एट एनोड ड्यूरिंग द क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये मैं स्टेटमेंट आपको बता दूं, बहुत बार यूज होता है। तो ये एनोड पे मिलने वाली गैस है, क्लोरीन गैस एनोड पे मिलती है, कब, क्लोर एल्कली प्रोसेस में। और इससे भाई जो बनता है वो है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि येलो कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है, येलो कलर का सब्सटेंस होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लस यहाँ पे आपको वाटर मिल जाएगा। क्या ये
अपने को याद रहेगा कि ड्राई सेलेक्ट लाइन में क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो हमें ऐसा कुछ सब्सटेंस मिलता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बहुत बहुत ज्यादा तो नहीं आता है, बस यही कि सॉल्ट के बारे में पूछ लेते हैं कौन से टाइप का है, प्रिपरेशन इसकी मेन रहती है। अब ब्लीचिंग पाउडर का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है ना, वो ब्लीचिंग एक्शन किसकी वजह से होता है, जब उसमें से क्लोरीन गैस रिलीज होती है, क्लोरीन गैस की वजह से ही उसका ब्लीचिंग एक्शन होता है। या फिर अगर आप इसको इन्वायरमेंट में रख दो, ओपन इन्वायरमेंट में इसको रख दो, तो इसमें से धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकलने लगती है। ये CO2 से रिएक्शन कर लेता है, CO2 से रिएक्शन करके क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, और इसीलिए इसमें से क्लोरीन वाली स्मेल आती है। उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे, उसको भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आपके पास गिवन है नहीं। मैं चाहता हूँ कि जितने भी जो एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं वो आपको मैं एक बार लिखवा दूं। ठीक है, इसमें ये पॉइंट रहता है कि क्लोरीन स्मेल इन ब्लीचिंग पाउडर, इन ब्लीचिंग पाउडर, तो उसका क्या रीजन होगा कि क्लोरीन की स्मेल आती है ब्लीचिंग पाउडर में, क्योंकि CaOCl2 है, ये आपने ओपन इन्वायरमेंट में रखा हुआ है, ओपन इन्वायरमेंट में रखा हुआ है, तो जो CO2 गैस आई फ्रॉम एटमोस्फेयर, फ्रॉम ATM लिख देता हूं मैं, है ना, तो ATM से जो CO2 आई, उस CO2 ने रिएक्शन कर ली इसके साथ, और ये बन गया CaCO3 प्लस Cl2 गैस। अब जो ये Cl2 गैस निकली, इसकी वजह से इसकी स्मेल कैसे आएगी, इसकी स्मेल आएगी क्लोरीन की तरह, इसकी स्मेल आएगी क्लोरीन की तरह। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एक और आपने जरा ध्यान रखना कि अगर हम ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 को एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो ये अपने को कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस Cl2 प्लस वाटर अपने को देता है। ठीक है, और ये जो Cl2 है ये यहाँ से रिलीज हो जाती है। अब ये जो रिलीज होती है, तो इसकी वजह से क्या आता है, ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2। ये जो Cl2 है ना, इसका ब्लीचिंग एक्शन पूछा जाता है कि ये जो H2SO4 है, इससे रिएक्शन करने के बाद जो Cl2 रिलीज हुई, उसका ब्लीचिंग एक्शन क्या होगा। तो इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं कि इसका ब्लीचिंग एक्शन, इसका ब्लीचिंग एक्शन कैसे आएगा, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ये आपको मैं क्लियरली पॉइंट बता रहा हूं जो क्वेश्चंस में पूछे हुए हैं। क्वेश्चंस में ये पूछा हुआ है कि ब्लीचिंग एक्शन Cl2 का, या जो ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग एक्शन होता है, पहले तो वो किसकी वजह से होता है, वो Cl2 गैस की वजह से होता है। जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो गैस रिलीज होती है। अब ये Cl2 का ब्लीचिंग एक्शन किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। हमको पता है नेसेंट ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा क्या होती है, रिएक्टिव होती है। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2 बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये कैसे रिएक्शन करेगा, तो इसको ध्यान से नोट करना कि ये Cl2 जो वाटर प्रेजेंट होगा उसके साथ रिएक्शन करके
ये बनाएगा HCl प्लस HClO, ठीक है, क्लोरस एसिड कहते हैं HClO। अब HClO ब्रेक डाउन हो जाता है, HClO ब्रेक डाउन हो करके आपको नेसेंट ऑक्सीजन देता है प्लस HCl देता है। दिस इज द नेसेंट ऑक्सीजन, और ये नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होती है when react with colored metal it makes it colorless and hence chlorine water causes bleaching action। इस वजह से ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, मैं पहले बता रहा हूँ इसके नोट्स मेरे पास नहीं है, अच्छे पॉइंट में ढूंढ करके लिख रहा हूं, तो इसको ही आपने नोट करना है अपनी कॉपी के अंदर, इसके नोट्स नहीं अलग से। कल भी मैंने दिया तो वो भी आपने नोट कर लिया होगा, इसीलिए मैं अच्छे से पॉइंट यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। इसमें आप ये करोगे कि जो नेसेंट ऑक्सीजन है, द नेसेंट ऑक्सीजन reacts with colored matter and makes it कलरलेस, मतलब अपना ब्लीचिंग एक्शन वो शो करता है। ठीक है भाई, तो ये इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि क्लोरीन स्मेल इसमें से निकलती है, क्यों निकलती है, क्योंकि CO2 फ्रॉम ATM, और ब्लीचिंग एक्शन इसका कैसे शो होता है। ठीक है, इसको आप चाहे तो नोट कर ले, या तो मैं बाद में आपको स्क्रीन शॉट इसका दे दूंगा। ठीक है, आगे अगर इसमें नेक्स्ट आता है यूजेस की, अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एक तो ब्लीचिंग एक्शन के लिए इसको यूज करते हैं, ब्लीचिंग एक्शन के लिए इन पेपर इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं। दूसरा कि इससे फॉर्मेशन किया जाता है क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, ये भी इससे बनाया जाता है। और श्रिंक प्रूफ मटेरियल इससे बनाया जाता है। जो श्रिंक नहीं होता है, श्रिंक प्रूफ मटेरियल इससे बनाया जाता है ना। वूल को, जो वूल होता है उससे उसको श्रिंक प्रूफ बनाया जाता है ताकि वो श्रिंकेज उसमें ना आए। और एक और इसका मेन यूज है कि ये डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है, वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के काम में आता है। ये इसके मेन यूज है, और यूजेस के पीछे की जो केमिकल रिएक्शन है वो भी मैंने आपको बता दी है। ब्लीचिंग एक्शन होता है, मतलब वो किस तरीके से कपड़ों को या फिर पेपर को ब्लीच करता है ब्लीचिंग पाउडर, तो वो मैंने बताया। Cl2 गैस रिलीज होगी, वो Cl2 गैस रिएक्शन कर देगी। ठीक है, वो Cl2 गैस क्या करेगी, वाटर से आगे जाकर के नेसेंट ऑक्सीजन बना रही है। वो नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और वो ब्लीचिंग एक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ब्लीचिंग पाउडर वाला कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद सिर्फ एक ही रहता है अपने पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है जी, क्या ये क्लियर है? श्रिंक प्रूफ मटेरियल का मतलब है जैसे वूल होता है ना, वूल, जो वूल होता है वो श्रिंक उसमें आ जाता है, श्रिंकेज हो जाती है, कॉटन में वूल में श्रिंकेज हो जाती है। उस श्रिंकेज को प्रिवेंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को। ठीक है, उस श्रिंकेज नहीं आने देता है, श्रिंक प्रूफ मटेरियल बनाता है, जैसे वूल्स होती हैं उसमें श्रिंक नहीं आने देता है।
अगला अपने पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम कहते हैं पीओपी। क्यों कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस? क्योंकि ये जो सबसे पहले जिससे सब्सटेंस से बनाया जाता है, जिप्सम से बनाया जाता है, वो जिप्सम सबसे पहले पेरिस में मिला था, तो इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक है, इसको लिखा जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2। ठीक है भाई, हाफ H2O इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो हाफ H2O प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो अपने को क्या करना है, एक CaSO4 के साथ हाफ मॉलिक्यूल है ना ये, तो सिंपली इसको लिख सकते हैं, और दो CaSO4 के साथ ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, 2 CaSO4 के साथ ही क्या बन जाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जाएगा। तो दोनों तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिलहाल इसको बुक्स में ऐसे लिखा जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2। अगले इसमें अगर बात हम करें कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, तो अपने को क्या करना है, बहुत बार ये पूछा जाता है, प्रिपरेशन सबकी ध्यान रखना। जिप्सम होता है CaSO4 डॉट 2H2, इसको कहते हैं जिप्सम। ये जिप्सम को आपने हीट करना है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 373 केल्विन, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको हीट करोगे। हीट करने से CaSO4 डॉट हाफ H2O मिलेगा, और जो 3/2 H2O है वो उड़ जाएगा। ठीक है, अब ये उड़ा, तो एक इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पीओपी है एंड जो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस कितना है, दैट इज 3/2 H2O। अगली इसमें चीज क्या आती है, इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, प्रॉपर्टीज क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में एक होती है वाटर सेटिंग रिएक्शन, वाटर सेटिंग रिएक्शन, इसको सेटिंग रिएक्शन नाम से भी जानते हैं। वाटर सेटिंग रिएक्शन होती है, वाटर सेटिंग रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा कि अगर आप पीओपी में वाटर आप ऐड करोगे, ये पीओपी लिखा, इसमें अगर आप वाटर ऐड करोगे तो इसका क्या होगा, वाटर को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है, और एब्जॉर्ब करके ये क्या बना लेता है Ca, इसमें वाटर हम ऐड कर दें प्लस H2, 3/2 H2, तो ये क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करके CaSO4 डॉट 2H2O बना लेता है, जिसको हम लोग जिप्सम कहते हैं, जो कि एक क्या होता है, हार्ड मास बन जाता है, और उसी को हम वाटर सेटिंग रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा जैसे कहीं ब्रेक बोन्स वगैरह ब्रेक होती हैं, जो प्लास्टर लगता है उसमें क्या होगा कि पीओपी का पाउडर होता है व्हाइट कलर का, उसमें जैसे ये वाटर मिलाएगा, डॉक्टर वाटर मिलाएगा, तो वो क्या होगा, एक हार्ड मास में कन्वर्ट होने लगता है धीरे धीरे धीरे, और इस तरीके से वो जिप्सम बन जाता है। तो उस रिएक्शन को कहते हैं वाटर सेटिंग रिएक्शन। ठीक है, उससे वो हार्ड मास बन जाएगा, वाटर सेटिंग रिएक्शन हो जाएगी। अगली इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर हम इस चीज को आप ध्यान रखें कि डेड बर्न प्लास्टर कब बनता है, डेड बर्न प्लास्टर कब बनता है, जब अपने पास जिप्सम है CaSO4 डॉट 2H2, हमने इसको सबसे पहले हीट किया था, है ना, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बना रहे थे, तो जब हम इसको हीट करते थे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता था। बट अगर हमने इसको हीट किया अबव 100 डिग्री सेल्सियस, अगर हमने अबव 100 जिप्सम को
अगर हमने अबव 100 हीट किया तो उसमें से जो पूरा का पूरा वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, 2H2O पूरा इवेपोरेट हो गया, और फिर क्या बचा, सिर्फ CaSO4 बचा जो कि एनहाइड्रस होगा, मींस इसमें कोई वाटर नहीं है, एनहाइड्रस CaSO4, और इसी को हम कहते हैं डेड बर्न प्लास्टर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेड बर्न प्लास्टर। डेड बर्न प्लास्टर कहने का मतलब ये है क्योंकि अब इसकी जो वाटर सेटिंग रिएक्शन है वो नहीं रही। अगर हम CaSO4 जो कि डेड बर्न प्लास्टर है, डेड बर्न प्लास्टर है CaSO4, मींस इसमें कोई वाटर नहीं है। अब अगर हम इसमें कुछ वाटर देंगे तो ये कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, नो रिएक्शन, मींस इसकी जो वाटर सेटिंग रिएक्शन है वो अब खत्म हो चुकी है, इसमें कोई रिएक्शन शो नहीं होगी। ठीक है, तो डेड बर्न प्लास्टर की जो वाटर सेटिंग रिएक्शन होती है वो खत्म हो जाती है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं डेड बर्न प्लास्टर। ठीक है, क्या इतना इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? तो ये डेड बर्न प्लास्टर वाला कंसेप्ट, इससे ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत क्वेश्चन नहीं बनने के यहाँ पे। यूजेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे यूज हैं इसके, मेन मेन की पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ। तो इसमें आता है सेटिंग ब्रोकन बोन्स, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के काम में आएगा, जो प्लास्टर बना था, जो जिप्सम बना था उसकी हेल्प से, वाटर सेटिंग रिएक्शन की हेल्प से। दूसरा इसमें क्या हो जाता है कि इट इज आल्सो फाइंड यूज इन मेकिंग मोल्ड्स, इन मेकिंग स्टैचूज, और जो भी डेकोरेशन होती है उसको करने के लिए उसको यूज करते हैं। और तीसरा मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, जो घरों में पीओपी की जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो स्मूथ बन जाती है, डिजाइनिंग वॉल वगैरह। फोर्थ, इसमें कास्ट एंड स्टैचूज बनाने में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो लास्ट हम ये लिख सकते हैं कि, नोट करके हम ये लिख सकते हैं कि जब भी हम इसको यूज कर रहे हैं ना, जब वाटर में मिलाते हैं, तो इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बाई, its volume increases by 1% when mixed with water। जो वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम 1% इंक्रीज में जाता है। क्या बताइए, इतना क्लियर है क्या? इससे ज्यादा भाई मैंने आज तक इसमें क्वेश्चन नहीं देखे हैं, जितने भी जो पॉइंट थे इधर उधर के मैंने सब आपको बता दिए, एनसीईआरटी के पॉइंट और बुक्स के। इतना आप कर लो, एक एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स वाई के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए सारे सॉल्व रिवाइज होने चाहिए। अब ये सॉल्व कंप्लीट हो गए, अब आपका काम ये है कि जो टेबल मैंने बनवाई थी सबसे पहले, उस टेबल में अब इनको रखना आप स्टार्ट कर दो, रिवाइज करके टेबल के अंदर उसको भरना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो टेबल के अंदर आप इसको भरना स्टार्ट कर दो। ये बताइए, क्या इतना क्लियर है भाई? क्या इतना क्लियर हो रहा है? तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।
अब हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में कुछ बात की हुई है इन्होंने। हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट कौन से होते हैं? जिनमें विच कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में लिखे हुए हैं, ब्लू विट्रोल, ग्रीन विट्रोल, व्हाइट विट्रोल, और इसमें जिप्सम आता है और वॉशिंग सोडा आता है और मोहर सॉल्ट वगैरह आते हैं, है ना, मतलब ऑलरेडी, और एलम आता है, ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल लिख चुके हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि व्हेन some molecule of when some molecule of water of crystallization evaporate when kept in open environment, kept in open environment। जब ओपन इन्वायरमेंट में इसको रखते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल वाटर के उड़ जाते हैं। मुझे जल्दी से आप बताएं कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे थे, कि जब हम एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर वाटर क्रिस्टलाइजेशन है उसको एटमॉस्फेयर में रखें, उसमें से कुछ वाटर के मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे थे? उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे थे? एक बार आप लिख के मुझे बताएं, आपको याद है कि नहीं? यस, उसको हम कह रहे थे इफ्लोरेसेंट। इफ्लोरेसेंट हम उस प्रोसेस को कह रहे थे, ठीक है। अगली इसमें ये पॉइंट आता है कि भाई when we heat any hydrated salt, अगर हम किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करें, ठीक है, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इट चेंजेस इनटू व्हाइट कलर, ठीक है, व्हाइट कलर में वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम CuSO4, जैसे कि हम लोग CuSO4.5H2 जिसको हम ब्लू विट्रोल कह रहे हैं और ये ब्लू कलर का है, और इसको हम हीट कर रहे हैं, तो इसमें से जो 5H2 है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या? CuSO4 एनहाइड्रस बचेगा और इसका कलर हो जाएगा व्हाइट। चाहे आप किसी भी सब्सटेंस को, ग्रीन विट्रोल है, एलम है, कोई भी है, आप उसको हीट करो वो हमेशा व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा। इसका अपोजिट भी यहाँ पर होगा। अपोजिट ये एक्चुअल में रिएक्शन, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये बनाया, ये बनाया, ठीक है, ये रिएक्शन भी क्या है? रिवर्सिबल है। हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं कि इसको मैं हीट करके यहाँ पर, और प्लस अगर मैं वाटर मिला दूं तो ये दोबारा से ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान रखना कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर किसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाइड्रेटेड सॉल्ट में से वाटर हटाएं तो कलरलेस व्हाइट कलर का हो जाएगा, दोबारा से वाटर मिलाएं तो ब्लू कलर में अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। ये होते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। एग्जाम्पल ऑलरेडी हम बहुत सारे कर चुके हैं, तो ये दो प्रॉपर्टीज इनसे रिलेटेड बनती है। ये बताओ कि इतना क्लियर है? सही है, बढ़िया। चलो अब इसके अंदर ये सब आपको स्लाइड मिल जाएंगी। हार्डनेस ऑफ वाटर पे थोड़ा सा आ जाए। हार्डनेस ऑफ वाटर, तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि अपने पास डिफरेंट टाइप से वाटर मिलता है। अगर हम बात करें H2O, तो ये अपने को नॉर्मल वाटर
दिखेगा। अगर हम D2O की बात करें, ये भी हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, ड्यूटीरियम डी। तो ड्यूटीरियम ये हो जाता है हैवी वाटर, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर की तरह काम करेगा, हैवी वाटर D2O। ठीक है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड हैवी वाटर, H2O आपका नॉर्मल वाटर हो गया। ठीक, अब हार्डनेस में आपके दो टाइप की हार्डनेस आएगी। पहले हार्डनेस होती क्या है, आपको सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दो कैटेगरी बनाई हुई है, सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर, दोनों में देखने पे आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। ठीक है, जो आपका टैप वाटर है, जो घरों में जो पानी आ रहा है नलों में, टैप वाटर जो है वो भी ड्यूटी या ट्राइटियम की अमाउंट बहुत कम है, 10⁻⁻⁴%, वो नेग्लिजिबल है, उसका कोई सब्सटेंस नहीं मिलता है ट्राइटियम का। ठीक है, तो 10⁻⁴ तो T2O कभी नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरा, टैप वाटर जो आ रहा है वो सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। क्या पता जो मैं वाटर कंज्यूम कर रहा हूँ हार्ड वाटर हो। ठीक, तो वो हार्डनेस की भी एक हार्डनेस की डिग्री होती है, डिग्री ऑफ हार्डनेस, मतलब कितना परसेंट वो हार्ड वाटर है। बट खैर उसके क्वेश्चन तो अपने सिलेबस में है नहीं, हमें सिर्फ इंट्रो यहाँ पे पढ़ना है। तो दोनों सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर दिखने में क्या होंगे, सेम होंगे। बट डिफरेंस क्या होगा कि जब वाटर में हार्डनेस कब आएगी, हार्डनेस कब आएगी, व्हेन वाटर कंटेन्स, जब आपको वाटर में क्या दिखाई देगा, वाटर कंटेन्स मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस। जब आपको ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव कैल्शियम 2 पॉजिटिव के आयंस आपको वाटर में घूमते हुए नजर आए, तो उसको हम कहेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर, उससे हार्डनेस आती है। दिखने में जब कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। हार्डनेस में ये होता है कि जो क्लिनजिंग एक्शन होता है सोप का, साबुन का जो क्लिनजिंग एक्शन होगा वो कम हो जाएगा हार्डनेस ऑफ वाटर में। जितना ज्यादा हार्ड वाटर होगा उसमें क्लिनजिंग एक्शन उतना ही कम होगा, जितना सॉफ्ट वाटर होगा उसमें क्लिनजिंग एक्शन उतना ज्यादा होगा। ठीक, व्हेन वाटर कंटेन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस, तो इसके अंदर ये हार्डनेस आ जाती है वाटर में। ठीक, अब हम हार्डनेस ऑफ वाटर दो टाइप से डिवाइड करते हैं। जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है वो दो टाइप की होती है। दो टाइप की हो रही है भाई, कौन से दो टाइप की हो रही है, पहले टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस हो रही है, और दूसरा परमानेंट हार्डनेस। अब टेम्पररी हार्डनेस का मतलब है, ये आप ध्यान से देखें कि टेम्पररी हार्डनेस में बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा ना कि इन सॉल्ट, ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन है, मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, मैग्नीशियम के कार्बोनेट और कैल्शियम के कार्बोनेट CaCO3 यूज हो सकते हैं, या फिर इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 तो -1 होता है, Mg+2 होता है, तो ये आ गया, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, अगर इनमें से आपको कोई भी कंपाउंड दिखाई दे रहा है तो टेम्पररी हार्डनेस है। परमानेंट हार्डनेस होगी सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स की वजह से, क्लोराइड्स की वजह से, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। इनमें से अगर आपको कोई भी दिखाई दे गया तो वो परमानेंट हार्डनेस होगी, ये टेम्पररी हार्डनेस होगी। अब इसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो टेम्पररी को रिमूव करना है तो आप आसानी से उसको बॉईल करो, टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी बॉईल करने से। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके तो मेथड ऑफ रिमूवल, तो टेम्पररी वाले को तो आप बॉईल कर लो। ठीक है, आप इसको बॉईल कर लो, और इसका मेथड ऑफ रिमूवल क्या होगा, परमानेंट वाले में आप क्या करो, वॉशिंग सोडा मिलाओ, वॉशिंग सोडा मिला करके ये
रिमूव हो जाएगा, या फिर आप इसमें सिलेक्ट लाइम भी मिला सकते हो, जिसको लाइम मेथड कहते हैं ना, सिलेक्ट लाइम। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला लिख देता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट डॉट कैल्शियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, हम उसमें लिख सकते हैं सिलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ रिमूवल है। आप वॉशिंग सोडा सिलेक्ट लाइम मिलाइए, इधर टेम्परेरी को बॉईल करके आप दूर कर सकते हैं। रिएक्शन होती है, होता क्या है कि जैसे आप वॉशिंग सोडा कैल्शियम कार्बोनेट मिलाओगे तो ये प्रेसिपिटेट बना लेगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट है सपोज, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम सल्फेट, तो उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट तो वो प्रेसिपिटेट बना लेगा। अगर वो प्रेसिपिटेट बन गया तो वो फिर नीचे डिपॉजिट हो जाएगा और उससे हार्डनेस दूर हो जाएगी। खैर, इसको और ज्यादा डिटेल में हम कार्बोनेटेड कंपाउंड में पढ़ते हैं, इतना फिलहाल यहाँ पे याद हो जाएगा। अरे ये तो गड़बड़ हो गया यार, क्या लिख रहा हूँ मैं भी, ये तो इसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। कैल्शियम कहाँ से डिस्प्लेस करेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 है, कैल्शियम तो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा ना मैग्नीशियम। ठीक है, रिएक्शन लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, आप Na2CO3 Na2CO3 आप किस में मिला दो, हार्ड वाटर में। सपोज उसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो मैग्नीशियम को हटा करके वो क्या बना देगा, मैग्नीशियम सोडियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट की क्या बन जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएगा नीचे। इस तरीके से हार्डनेस को अपने को, मतलब जो आयन है ना उसको, जैसे जो मैग्नीशियम आयन है उसको प्रेसिपिटेट बना करके दूर करना है, बस इतना करना है अपने को। मैग्नीशियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और वो डिपॉजिट हो जाएगा। क्या इतना आप लोगों की समझ में आया? इतना मुझे बता दे भाई आप लोग, क्या क्लियरिटी आई है इतने में? देखो भाई, चैप्टर अपना खत्म हो चुका है, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। एसिड बेस सॉल्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं, और मेरी साइड से तो डेफिनेटली खत्म हो गया है। क्लिनजिंग एक्शन की बात करेंगे कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में, उसमें इसको और डिटेल में लेके जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि सारा अगर टॉपिक यही करवा दूंगा तो कार्बन कंपाउंड में क्या करोगे फिर, है ना। तो वहां पे क्लिनिक एक्शन पढ़ेंगे कि सोप किस तरीके से काम करती है। मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो चुका है, और आपकी तरफ से तब होगा जब आप बुकलेट एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, तब आपकी तरफ से चैप्टर खत्म होगा। लास्ट पेज बुक के कौन से, जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट आप यहीं से नोट कर लो, जहां से ये जो बोर्ड में से मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ ना सॉल्ट की, उसी को आप नोट करो। ठीक है, उसी को नोट करते जाओ, क्योंकि इसमें कुछ मैं दूसरे पॉइंट लिखवा रहा हूँ जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं आपको। अब जैसे हार्डनेस है तो वॉट आपको बुक में नहीं मिलेगी, बट इसमें से क्वेश्चन बनेंगे अच्छे खासे। इतना आप जरूर याद रखें, किसकी वजह से हो रहा है, उसको कैसे दूर कर रहे हैं। ठीक है भाई, और इसके अंदर एक्स वाई के भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी हम देखेंगे। फिलहाल ये खत्म हो गया है एसिड बेस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी बुकलेट सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। सीक्वेंस वाइज ही चलते रहेंगे, मेटल नॉन मेटल, उसके बाद कार्बन कंपाउंड, और लास्ट में पीरियोडिक टेबल। ठीक है,
सही चल रहा है सिलेबस, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि सिलेबस पीछे हो, सिलेबस बिल्कुल सही चल रहा है। इसको नोट कर लिया, फिर ये आपको मिल जाएंगे सारे स्लाइड्स। आगे इसके अंदर हाँ ये थोड़ा सा स्लो हो गया, नहीं तो हम इससे जल्दी खत्म कर देते। ठीक है, अब तक तो हम तीसरा चैप्टर भी आधा कर चुके होते हैं, है ना। वो तो थोड़ा लॉकडाउन के वजह से स्लो हो गया, स्लो भी क्या है बट वैसे तो सही है स्पीड। पर जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई हम खत्म कर लेंगे पूरा, ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी कम हो गई हैं। अब इसमें सबसे पहले तो अब आपने वो काम करना है कि जो टेबल आपको बनाई हुई है सॉल्ट की, उस टेबल को कंप्लीट कर ले, सारे सॉल्ट को लिखे उसको कंप्लीट कर ले, रिवीजन करने के बहुत काम आएगी। ये एक्स कोई कंपाउंड है और इस कंपाउंड की रिएक्शन हो रही है जिंक से, HCl से और एसिटिक एसिड से। ठीक है, और क्या ये बना रहा है, ये ए कोई सब्सटेंस बना रहा है, ये बी कोई सब्सटेंस बना रहा है, ये सी कोई सब्सटेंस बना रहा है, प्लस H2 बन रहा है, प्लस H2O बन रहा है और प्लस H2O बन रहा है। आपको ये बताना है कि यार ये सब्सटेंस X क्या है और उसमें ABC क्या है। क्लियर? X is metallic oxide, X is NaOH, X is base। हाँ, अब आपने सही इसमें देखा है, X वही या तो इसमें मेटालिक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो मेटालिक ऑक्साइड भी बेसिक नेचर के हैं, या कोई एक बेस ही ले लो, कोई स्ट्रॉन्ग बेस ही ले लो। सपोज हमने X को क्या ले लिया, हमने NaOH ले लिया, हमने इसको NaOH ले लिया। जब हम इसको NaOH लेंगे तो ABC क्या क्या बन जाएंगे, ABC इसके अंदर क्या क्या बनेंगे। जो हमने यहाँ पर NaOH लिया, NaOH लिया तो ये बनेगा Na2ZnO2, दिस इज सोडियम जिंकेट। दूसरा बनेगा NaCl, तीसरा बनेगा CH3COONA, सोडियम एसिटेट, CH3CONA सोडियम एसिटेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो ये ABC 3 कंपाउंड यहाँ पे बन जाएंगे। अगर हम यहाँ पर एक बेस को ले लेते हैं, अगर एक बेस NaOH को ले लिया जाए, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा। बाकी इसके क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। ठीक है भाई, इसके क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूंगा, उससे आप बना लोगे। पीबीओ, हाँ बेस तो किसी भी बेस को ले सकते हो ना। अब ये जरूरी थोड़ा ना है कि कोई यहाँ पे NaOH ही ले, कोई KOH ले ले, कोई यहाँ पर KOH ले ले। तो KOH लेगा तो पूरा KCl और CH3CO K बन जाएगा, K2ZnO2 बन जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग कंपाउंड बन जाएंगे उसके अकॉर्डिंग।